नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर एक और हम टीचिंग मेथड्स पढ़ने वाले हैं। देखिए, टीचिंग मेथड्स हम पढ़ रहे थे और हमने अब तक आगमन निगमन के बारे में जान लिया और आपकी ह्यूरिस्टिक खोज विधि के बारे में हमने जान लिया। अब आपकी आती है विश्लेषण विधि, या इसके साथ साथ एक और मेथड आएगा संश्लेषण विधि। तो दोनों को हम पढ़ते हैं। विश्लेषण विधि नंबर 4 पर आती है। मैथ के अंदर ज़्यादा टीचिंग मेथड्स नहीं हैं, आपके जितने हैं वो अच्छे से हम करेंगे। विश्लेषण विधि, देखिए कुछ चीज़ें आपको नाम से ही चीज़ें याद रहनी चाहिए। विश्लेषण का अर्थ है, यानी कोई चीज़ आप विश्लेषण कर रहे हैं तो किसके अंदर करोगे? टुकड़ों के अंदर। यानी टुकड़ों के अंदर आप कोई चीज़ों को, अगर कोई समस्या आपके सामने शिक्षक प्रस्तुत करता है तो उसे टुकड़ों के द्वारा, यानी छोटे छोटे खंडों के अंदर विभक्त करके आप जिस समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं उसे ही विश्लेषण विधि कहा जाता है। तो यानी इसके अंदर क्या होगा, कोई भी समस्या आपके सामने रख दी है, कोई भी समस्या, चाहे ज्यामिति, वैसे इसके अंदर आपकी ज्यामिति, रेखा ज्यामिति, क्षेत्रफल ज्ञात करना, इस प्रकार की समस्याएं विश्लेषण विधि द्वारा ही सोल्व की जाएंगी। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्न में से विश्लेषण विधि द्वारा सोल्व किया जा सकता है या फिर ज्यामिति या रेखा ज्यामिति, तो ये किस विधि द्वारा सोल्व की जा सकती हैं? तो याद रखना है, विश्लेषण विधि द्वारा ही ये चीज़ें सोल्व की जाती हैं। तो विश्लेषण का अर्थ समझ के होंगे कि छोटे छोटे खंडों के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित करके समस्या को समाधान तक पहुंचना। अब देखो, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर आप समस्या को बांटेंगे तो वो चीज़ें क्या है, आपको पहले तो चीज़ ज्ञात है कि यानी ये चीज़ सिद्ध करनी है। आपको सीधा सा बता दिया कि आपको समांतर चतुर्भुज में अगर विकिरण है आपके 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं तो आपको प्रूफ करना है कि जो समांतर चतुर्भुज है वो सम चतुर्भुज होगा, यानी ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब आपको सम चतुर्भुज प्रूफ करना है तो ये चीज़ तो आपको ज्ञात है कि सम चतुर्भुज प्रूफ करना है, लेकिन आप जो इसे खंडों के अंदर विभाजित करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित करेंगे, वो जो टुकड़े आप कर रहे हैं वो चीज़ें आपके लिए क्या है, अज्ञात। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये अज्ञात से ज्ञात की ओर इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा। और कई बार दोस्तों इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विश्लेषण विधि है उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला उपयोग में आता है। वैसे आप देखें कि विश्लेषण विधि आपके सामने पहले उदाहरण सामने रख दिया, फिर उससे आप समाधान ढूंढ रहे हैं, तो यानी ये आगमन विधि हो गई। लेकिन आगमन विधि के अंदर आप ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि देखिए आपको कोई उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो चीज़ आपको ज्ञात है, लेकिन आप एक अज्ञात नियम, उसका सूत्र आप ज्ञात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप सिद्ध कर रहे हैं। वैसे ये आगमन विधि का रूप हो सकता है, लेकिन इसके अंदर सूत्र आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर काम करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो विश्लेषण विधि को एक प्रकार से विशेष रूप में बनाती हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। ज़्यादा कोई भी इसके अंदर विशेष बातचीत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पर एक दो ये आपके सूत्र हैं वो मैं लिखूंगा और साथ में कुछ इसकी थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम लिखेंगे और एक क्वेश्चन करके देख लेंगे कि विश्लेषण विधि से वास्तव में क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। तो कोई भी इसके अंदर चीज़ें आपकी बाकी नहीं रहेगी। तो चलिए कुछ चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसके अंदर जो ज्यामिति से संबंधित चीज़ें आएंगी, जैसे कोई आपको चतुर्भुज से अभी मैंने आपको बताया कि कोई आयत का संबंधित आ गया, कोई आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, विश्लेषण विधि के अंदर आएंगी। ये तो होगी विश्लेषण विधि। दूसरी है संश्लेषण विधि। ध्यान से सुने एक बार, दोनों चीज़ें, दोनों के अंदर आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। संश्लेषण विधि यानी वैसे आप किसी भाषा के अंदर चीज़ें पढ़ते हैं तो संश्लेषण विधि का अर्थ क्या होता है कि जैसे कोई कहानी आप बनाना चाहते हैं, कोई स्टोरी, आप मान लीजिए आप कोई कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, तो आपको स्टोरी क्रिएट करनी है। तो स्टोरी क्रिएट कैसे करता है कलाकार? छोटे छोटे जो चीज़ें, छोटी छोटी कहानियाँ से एक बड़ी कहानी को रूप देता है, यानी छोटे छोटे चीज़ें आपकी, छोटे छोटे वाक्य वहाँ पर होते हैं, तो वो चीज़ों से, यानी वो चीज़ें सारी उनकी ज्ञात हैं, वो सारी चीज़ें ज्ञात हैं और उनसे एक अज्ञात चीज़ बना रहा है, यूनिक चीज़ बनाएगा, और जो यूनिक चीज़ बनाएगा वो क्या होगी, अज्ञात होगी। यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण विधि का सूत्र क्या होगा, संश्लेषण विधि। इसके अंदर भी छोटे छोटे टुकड़े होंगे लेकिन वो ज्ञात होंगे। संश्लेषण विधि से भी हम करेंगे, थोड़ा सा समझना है भाई इन चीज़ों को। क्या होगा, ज्ञात से अज्ञात, ये चीज़ें समझनी है, रटनी बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया? संश्लेषण विधि मैंने आपको बता दिया कि इस एग्जाम्पल से आप परफेक्ट समझ के हैं कि कोई आर्टिस्ट स्टोरी क्रिएट करता है तो वो कैसी स्टोरी क्रिएट करेगा, यानी कुछ चीज़ें उसे ज्ञात होगी, थोड़ी बहुत कहानी तो उसको पता होगी कि किस प्रकार की कहानी बना रहा है, कुछ वो किताबें पढ़ेगा,
कुछ कोई अदर कोई मूवीज वगैरह देखेगा तो वहां से उन चीज़ों को जोड़ता हुआ, उन छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको जोड़ता हुआ एक यूनिक चीज़ बनाएगा, और एक जो यूनिक चीज़ होगी वो क्या होगी, अज्ञात होगी। और जो चीज़ें आपने पहले जो चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें ज्ञात हैं और ज्ञात से अज्ञात की ओर ये बढ़ रहा है, तो ये आपकी संश्लेषण विधि होती है, ये आपकी विश्लेषण विधि होती है। तो थोड़ा विश्लेषण विधि के बारे में हम लिखते हैं, फिर बात करेंगे अपन संश्लेषण विधि के बारे में। विश्लेषण का अर्थ क्या होता है, अलग अलग करना। बस ये नाम से जुड़ जाने चाहिए, यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ये कंसेप्ट है इतना ही है, ये चीज़ें क्लियर हो गई तो मैथ्स के अंदर इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। लैंग्वेज की अलग बात होती है, यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम कर लेंगे। तो विश्लेषण का अर्थ क्या होता है, विश्लेषण का अर्थ होता है अलग अलग करना। क्या होता है, अलग अलग करना। अर्थात कह सकते हैं आप किसी भी समस्या को, यानी कोई भी आपके सामने समस्या आ गई है कि उसके छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना। किसी भी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में प्रस्तुत करना, टुकड़ों में प्रस्तुत करना। यानी कोई भी समस्या आपको आ रही है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित कर लो, उससे आपकी समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यही आपकी क्या है, विश्लेषण विधि है। और इसके अंदर सीधी सी बात है, शिक्षक क्या करेगा, एक समस्या रखेगा और उसे आप छोटे छोटे टुकड़ों के मदद से, यानी छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके आप एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो देखिए जो थ्योरी है, यहाँ पर आपको नोट्स हैं वो मैं आपको खुद प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसके नोट्स, डेली क्लासेज होती हैं उस हिसाब से आपको नोट्स भी वहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। तो जो भी क्लास होगी उसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर आप अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। एक एक चीज़ वहाँ पर मैं अच्छे से, यहाँ पर तो देखो भाई थोड़ी थ्योरी हम लिखवा सकते हैं, बाकी चीज़ें हैं वो नोट्सों के अंदर प्रॉपर वे में मैंने चीज़ें लिख रखी हैं, क्योंकि थ्योरी लिखेंगे तो फिर टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपके सामने। तो इस विधि को देखिए, तो अब छोटे छोटे खंडों के अंदर करेंगे तो इससे आप कोई भी जटिल से जटिल समस्या है छोटे छोटे खंडों के अंदर आप विभाजित करके सोल्व करेंगे, तो कोई भी जटिल समस्या आप बिल्कुल सरल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और विशेषकर याद रखना है इस समस्या के अंदर, इस जो आपकी विधि है इसके अंदर विशेष रूप से ज्यामिति, ये इंपॉर्टेंट है भाई, विशेष रूप से ज्यामिति, विशेष रूप से ज्यामिति एवं क्षेत्रफल से संबंधित गणितीय समस्याओं एवं क्षेत्रफल से संबंधित गणितीय समस्या, संबंधित जो आपकी गणितीय समस्याएं हैं, गणितीय समस्याओं के रूप में, जो आपकी गणितीय समस्याओं के रूप में इस विधि का रूप में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, इस विधि का उपयोग किया जाता है। यानी समझ चुके होंगे आप, विशेष रूप से जो ज्यामिति और क्षेत्रफल से संबंधित, यानी ज्यामिति और क्षेत्रफल से संबंधित है जो भी आपकी समस्याएं आएंगी उनको आप इस विधि के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। यानी जो आपको सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं, यानी आप जो सिद्ध प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे कि आप इसका क्षेत्रफल इतना होता है प्रूफ कीजिए, तो उनमें ये ज़्यादा उपयोगी होगी। तो सीधी सी बात लिख सकते हैं, अर्थात सिद्ध करने वाले प्रश्नों के लिए विशेष उपयोगी। अर्थात ऐसे भी पूछ सकता है, सिद्ध करने वाले प्रश्नों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सी है, तो अर्थात सिद्ध करने वाले प्रश्नों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी या उपयोगी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके जो सूत्र हैं वो लिखते हैं अपन कि किन सूत्रों पर ये आधारित है आपकी विधि, फिर इसके गुण दोष हम करेंगे।
ठीक है, इसके सूत्र हम बात करते हैं। तो इसके जो सूत्र है, पहला मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट था, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। तो ये 2-3 सूत्र आपको याद रखने हैं, वो चीजें आपको मैंने समझा दी, सूत्र कैसे होंगे क्या है। ठीक है, तो इसके जो सूत्र हैं, महत्वपूर्ण सूत्र इस विधि के अंदर, याद रखना है इनको, फॉर्मूले अच्छे से बॉक्स के अंदर बंद कर लेना। तो पहला मैंने बता दिया, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सीधी सी बात है, क्या होगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर ये आपकी विधि बढ़ेगी। दूसरा, निष्कर्ष से, निष्कर्ष आपको मिलेगा, फिर उससे आप अनुमान, देखिए जो सिद्ध कर रहे हैं अनुमान तो लगाएंगे आप, निष्कर्ष से अनुमान की ओर। कोई चीज का प्रमाण आप पहले दे रहे हैं, फिर उस प्रत्यक्ष रूप से चीज से रूबरू होंगे, तो प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। तो इस सूत्रों पर ये आधारित होती हैं, तो इन सूत्रों को आप अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम इस एक क्वेश्चन करते हैं वही विश्लेषण विधि से, फिर इसके गुण दोषों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे कि गुण दोष इसके क्या होते हैं। ठीक है, लिख लिया ना इनको। अब हम बात करते हैं इसके गुण व दोषों के बारे में, और इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा ध्यान से देख लेना इन चीजों को। थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या है। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकिरण परस्पर लंबवत हो, यदि समांतर चतुर्भुज के विकिरण परस्पर लंबवत हो तो वह एक समचतुर्भुज होगा। तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करना है कि वह एक समचतुर्भुज होगा, चतुर्भुज। ये आपको प्रूफ करना है कि वह एक समचतुर्भुज होगा। सीधी सी बात है, इसने क्या कहा है कि एक आपको समांतर चतुर्भुज दिया है और कहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकिरण अगर परस्पर लंबवत हैं, समांतर चतुर्भुज के विकिरण यदि परस्पर लंबवत हों तो आपको सिद्ध करना है कि वह एक समचतुर्भुज होगा। जो आप ले रहे हैं वो एक क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप डायग्राम बना सकते हैं। मान लीजिए ये आपके पास कोई भी आप समांतर चतुर्भुज क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार कोई भी जो शेप बनाएंगे वो आपकी समांतर चतुर्भुज होगी। यहाँ से ये आपने समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। यहाँ इसको नामकरण कर सकते हैं A, B, C, D, ठीक है। अब क्या कहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकिरण परस्पर लंबवत हैं, दोनों लंबवत एक दूसरे को काटते हैं। तो यहां से आप इस चीज को मिलाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों विकिरण है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये आपको याद होगा। तो ये बिंदु हमने O मान लिया, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप, देखिए प्रूफ ऐसे ही होगा। आप छोटे छोटे खंडों के अंदर प्रूफ करें तो सबसे पहले आप क्या मानेंगे, इस विधि द्वारा हम प्रूफ कर रहे हैं कि मानेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD के समांतर अंश पर इसका, या प्रूफ कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD के, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकिरण AC और BD के विकिरण AC और BD परस्पर
लंबवत हैं, कि समांतर चतुर्भुज परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि ये क्या है, परस्पर आपके लंबवत हैं। ये कोण कितने का, 90 डिग्री का, ये कोण कितने का, 90 डिग्री का। तो यानी परस्पर दोनों आप मान सकते हैं यहाँ पर, ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री। तो यानी प्रत्येक कोण है वो आपका 90 डिग्री का होगा। ऊपर वाला भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ये भी आपका 90 डिग्री का होगा। अब आपको पता है कि ये जो विकिरण है वो एक दूसरे को टच करेंगे तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये लेंथ भी क्या होगी, AO, और जो OC है वो दोनों क्या होगी, चूंकि समद्विभाजित करते हैं, तो चूंकि ऐसे खंडों के अंदर विभाजित कर रहे हैं आप, तो एक एक चीज आप व्यक्त कर रहे हैं। तो पहले अगर मैं इस त्रिभुज को, ये दो त्रिभुज मैं लेता हूं और इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये दो भुजाएं अगर मैं बराबर कर दूं, ये दो भुजाएं मैं बराबर कर दूं, तो ऐसा ही ऊपर वाले के साथ होगा। तो यानी छोटे छोटे खंडों के अंदर विभाजित कर रहे हैं। पहले हमने यहाँ पर इस प्रकार सिद्ध किया है इनको, तो कोई भी जटिल समस्या आप सोल्व कर सकते हैं। परस्पर लंब है तो चूंकि AO बराबर क्या होगा, OC, सीधी सी बात है। त्रिभुज आप ले सकते हैं, त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज AOB ले लीजिए, वह BOC, दो त्रिभुज मान लिए हमने। अब देखो इसके अंदर ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, ध्यान से सुनना चीजें, दोनों भुजाएं बराबर हैं, एक एक कोण बराबर है। एक भुजा ये बराबर होगी और एक भुजा, यानी एक एक भुजा बराबर होगी, एक कोण बराबर हो गया। और दोनों के अंदर देखिए ये जो भुजा है, ये दो त्रिभुज हम ले रहे हैं, ये देखो एक ये रहा और एक आपका ये त्रिभुज रहा, ये दोनों त्रिभुज हम ले रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज हम लिए हैं, एक वाला ये त्रिभुज, एक ये, तो एक तो भुजा पहले ही बराबर आ चुकी है, ये वाली और ये वाली दोनों बराबर होंगी, कोण बराबर आ चुका है। और एक चीज क्या बराबर आ रही है, देखिए ये जो भुजा है उभयनिष्ठ है, OB क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कोण एक तो कोण O, दोनों के अंदर देख सकते हैं कोण AOB बराबर कोण BOC, BOC बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो दोनों के अंदर बराबर, एक भुजा बराबर। और जो OB है वो क्या है, OB भुजा उभयनिष्ठ है, OB भुजा क्या है, उभयनिष्ठ। दोनों के अंदर OB भुजा उभयनिष्ठ है। अब दोनों के अंदर OB भुजा उभयनिष्ठ होगी तो यानी इसके अंदर दो तो भुजाएं बराबर होंगी त्रिभुजों के अंदर और एक कोण बराबर हो गया। अब दो भुजाएं व एक कोण, भुजा भुजा कोण का नियम, अगर आपको याद होगा मैंने त्रिभुज आपको पढ़ाया था, तो भुजा भुजा कोण का नियम, साइड साइड एंगल के रूल से ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो भुजा भुजा नियम से लिख सकते हैं, भुजा भुजा कोण नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। कौन से, जो अपने त्रिभुज हैं, त्रिभुज AOB सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज BOC के। अब सर्वांग सम त्रिभुज है, सर्वांग सम त्रिभुज की खासियत बात क्या होती है, अगर आपको पता होगा, सर्वांग सम त्रिभुज वही होता है जिसके अंदर तीनों कोण बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। ये हमने पहले ही त्रिभुजों के अंदर पढ़ा था कि तीनों तो कोण बराबर होने चाहिए, तीनों आपकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो मतलब जो AB बचा है, AB किसके बराबर होगा, BC के। तो AB बराबर होगा BC। अब देखो इसके अंदर बराबर होगी, समचतुर्भुज क्या होता है अगर आपको पता होगा, चारों भुजाएं जो आपकी हैं वो समान होगी समचतुर्भुज के अंदर, तो चारों भुजाएं समान होगी तो AB बराबर ये भुजा इसके बराबर होगी। और ऐसे ही ये प्रक्रिया लगाकर इस त्रिभुज के अंदर भी DC और आप AD बराबर कर सकते हैं। तो ये बराबर करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगी, सारी चीजें आपकी बराबर आ रही हैं, सेम वही तरीका होगा, AB बराबर BC और इस तरह AD बराबर AC होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपका चतुर्भुज होगा ये सम चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज होगा। तो दोस्तों सीधा सा बात यही है इसके अंदर समझाने वाली, क्या थी कि विश्लेषण विधि द्वारा कोई भी जटिल समस्या है, कोई भी क्षेत्रफल से संबंधित समस्या है, क्वेश्चन करवाने का मकसद यही है कि यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको सीधा देगा ज्यामिति और क्षेत्रफल से संबंधित समस्या किस विधि द्वारा हल की जा सकती है। वैसे तो और भी विधियों द्वारा की जा सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा किस द्वारा की जा सकती है, तो सीधा सीधा नाम आएगा विश्लेषण विधि। और ये एग्जाम्पल आप याद रख पाओ कि सर ने हमें ऐसा एग्जाम्पल करवाया था, इस वजह से ये चीजें करवाई हैं कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन और जो ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आप विश्लेषण विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो ये तो रही विश्लेषण विधि, लिख लीजिए। विश्लेषण विधि देखिए आपने कर लिया। अब इसके हम गुण दोषों के बारे में बात करेंगे। देखिए जिस प्रकार इसके गुण हैं तो दोष भी हैं। अब देखो ये चीजें ऐसे करेगा तो गुण तो सीधे सीधे बात है
कि बालक इसके अंदर चीजें क्या करेगा, करके सीखेगा। सीधी सी बात है, करके सीख रहा है बालक, छोटे छोटे खंडों के अंदर विभाजित करके। शिक्षक तो केवल मात्र समस्या दे रहा है, उसका थोड़ा बहुत परामर्श भी देगा, लेकिन जो बालक है वो इन चीजों को करके सीख रहा है। तो करके सीखने पर बल जिस विधि पर दिया जाता है उसके अंदर बालक केंद्रित होता है, बालक उसके अंदर केंद्र बिंदु है, और बालक केंद्र बिंदु है तो वो विधि क्या होगी, आपकी मनोवैज्ञानिक होगी। और इस विधि द्वारा देखिए बालक, सीधी सी बात, देखो यहीं से आएगी विधि, आपने याद कर लिया तो कोई रटने वाली बात नहीं है। देखो मैंने कभी भी आपको चीजें नहीं रटवाता हूं, मैं सीधा आपको समझाता हूं। तो देखिए ये विधि है, विश्लेषण छोटे छोटे खंडों के अंदर विभाजित करेगा, तो इससे बालक में चिंतन करने की शक्ति विकसित होगी या नहीं होगी, बालक तर्क करने की शक्ति विकसित होगी। तो ये चीजें भी इसके गुण हो सकते हैं। और आगे आगे चीजें देखो, अब चिंतन तर्क शक्ति बढ़ती है तो यहाँ पर बालक के अंदर नई नई चीजें, आप देखो अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं, तो कोई कुछ नई नई चीजें आप खोज रहे हैं, नई नई चीजें खोजने से संबंधित आएगी, करके सीखने से संबंधित आएगी, तो उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी पैदा होता है। सीधी सी बात यही है। और ज्ञान क्या होगा, करके सीखेगा उस बालक के अंदर स्थायी ज्ञान आपको प्राप्ति होती है। तो ये चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से सारी चीजें रिलेट मैंने की हैं। और रही बात इनके दोषों की, तो दोष आप अच्छे से देख सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कितना टाइम लगा, एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कितना टाइम लगा, तो यानी सीधी सी बात है, एक बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा तो काफी ज्यादा टाइम इसके अंदर वेस्ट होगा, समय अधिक खर्च होगा, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होगा। और जो विश्लेषण विधि है आप देख सकते हैं इतनी सारी इसके अंदर बड़ी प्रोसेस होगी, तो इसके अंदर जो प्रतिभाशाली बालक है, जो प्रतिभाशाली बालक है उसके अंदर तो निरस्ता आ जाएगी, भाई क्या करवा रहे हैं ये छोटे छोटे खंडों के अंदर, इससे अच्छा मैं तो डायरेक्ट इसको प्रूव कर सकता हूं। तो ऐसे जो प्रतिभावान बालक हैं उनके अंदर निरस्ता इस विधि द्वारा आ जाएगी। तो ये आपकी विश्लेषण विधि। अब इसके कुछ गुण दोष हैं वो लिख लेते हैं अपन अच्छे से, उनको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। कुछ इस विधि के जो गुण व दोष हैं वो थोड़ा सा हम लिखने का प्रयास करते हैं इन चीज़ों को, ताकि आपको भी चीज़ें याद हो जाएं। गुण दोषों में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इनको अच्छे से हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। गुण व दोष, गुण और दोष, तो यहां पर हम लिखते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। अब एक एक लिखते हैं इन चीजों। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया क्या होगी, मनोवैज्ञानिक विधि होगी नंबर 1। मनोवैज्ञानिक विधि, नंबर 1 मनोवैज्ञानिक विधि। दूसरी, इसके अंदर तर्क व चिंतन का विकास होगा, तर्क व चिंतन का विकास होगा। तीसरा देखो क्या होगा इसके अंदर, तो बालक है वो इन चीजों का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेगा, तो बालक प्रत्यक्ष अनुभव से स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है, प्रत्यक्ष अनुभव से स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। चौथा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसके अंदर पैदा होता है और बालक करके सीखने पर बल देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है और बालक है वो करके सीखने पर बल देता है, बालक करके सीखने पर बल देगा, ठीक है। तो ये इसके गुण हो गए। दोष की बात करें तो सीधी सी बात है नंबर 1, दोष के अंदर क्या होगा, समय अधिक खर्च होगा। सीधी सी बात है, क्या होगा, समय अधिक खर्च, समय अधिक खर्च होगा। दूसरी चीज, समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं, समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि उनसे सिलेबस ही पूरा नहीं होगा तो उपयोगी कैसे होगी, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं,
प्रतिभाशाली बालकों के लिए भी उपयोगी नहीं होगी। प्रतिभाशाली बालकों में निरस्ता आ जाएगी इनसे। प्रतिभाशाली बालकों में क्या आएगी? निरस्ता। प्रतिभाशाली बालकों में इस विधि द्वारा निरस्ता आ जाती है, तो सभी समस्याओं के लिए भी ये उपयोगी नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ी विधि है, सीधी सी बात यही। तो देखिए ये थी आपकी विश्लेषण विधि। तो आज इतना ही हम पढ़ पाएंगे, थोड़ा सा मैं भाई बिजी हूँ, समय थोड़ा सा कम है। बाकी मैं और रोज़ाना थोड़ा जल्दी क्लासेस बना लेता हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया, तो इस वजह से चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम आज इतना ही पढ़ पाएंगे। तो ये थी विश्लेषण विधि, जिसके अंदर हम छोटे छोटे खंडों के अंदर विभाजित करके हम जो समस्या का है वो समाधान कर रहे थे, और ये इसके हम गुण दोषों के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो आज की इस लेक्चर के अंदर इतना ही हम पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।